हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था आवर्त बीजी पादपों में जनन। उसमें हमने आवर्त बीजी पादप के बारे में और जनन के बारे में पढ़ा था कि आवर्त बीजी पादप किस प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं इनमें, क्या क्या लक्षण होते हैं उनमें। और उसमें जो हमने जनन पढ़ा था, कायिक प्रवर्धन पढ़ा था कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से नया पादप उगाना क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और कायिक प्रवर्धन भी हमने दो टाइप का पढ़ा था कि एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने बात की थी कि जो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्या है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसमें हम देखेंगे कि जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है उसमें मनुष्य जो है किस प्रकार से फेरबदल करके नए प्लांट को उगाता है। एक ही प्लांट से नए प्लांट को जो है, नए पौधे को जो है वो उगाता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि क्या होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो देखिए कि जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग कर एक पौधे से कई नए पौधों को विकसित किया जाता है। जब मानव जो है, मानव निर्मित पद्धतियों का, जो मनुष्य है उसका इसमें हस्तक्षेप होगा। हमने बात की कि वो जो है किसी भी प्रकार से फेरबदल करके या किसी भी अपने तरीके से जो है वो नए पादप को उगाएगा, उसी को क्या कहा जाता है, विकसित किया जाता है, उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग कर एक पौधे से कई नए पौधों को विकसित किया जाता है, यानी एक ही पौधे से कई नए पौधे विकसित किए जाएंगे। और किसका प्रयोग कर? मानव निर्मित पद्धतियों का, यानी कि इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होगा और उसे क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन, यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब हमें जो यहाँ पर पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है? देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है उसकी 3 विधियां हमें पढ़नी है। और उसमें कौन कौन सी 3 विधियां हैं? पहली विधि है कर्तन, दूसरा दाब लगाना और तीसरा है रोपण। कर्तन जो विधि है उसमें हमें 2 विधियां पढ़नी है। पहला है स्तंभ कर्तन और दूसरा है मूल कर्तन। दाब लगाने की जो विधि है उसमें फिर से हमें 2 विधियां पढ़नी है। एक है टीला दाब और एक वायु दाब, या जिसे हम कहते हैं गुट्टी दाब भी कहते हैं। नेक्स्ट है रोपण। रोपण में हमें 4 विधियां पढ़नी है। इसमें जीवारोपण, खच्चर रोपण और किरीट रोपण एंड लास्ट है कलिका रोपण। चलिए अब हम सबसे पहले कायिक प्रवर्धन जो है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की सबसे पहली जो विधि है कर्तन, उसे स्टार्ट करते हैं। कर्तन जो है वो क्या होता है? देखिए, पौधे का कोई भी छोटा हिस्सा, कोई भी पौधा है उसका छोटा हिस्सा, चाहे वो तना हो, पत्ती हो या जड़ हो, जिस पर अंकुर लगा हो, जिस पर क्या लगा हो? अंकुर लगा हो, उसे काट कर तथा उसे मिट्टी में पानी की सुविधा देकर नया पौधा उगाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कर्तन। कर्तन का अर्थ है, सीधा सा शब्द का अर्थ है काटना, यानी कि कोई भी पौधा है उसका कोई भी हिस्सा है उसे काट कर जमीन में रोप कर उससे नया प्लांट जो बनाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? कर्तन कहा जाएगा। कर्तन में हमने देखा था कि इसकी 2 विधियां हैं। कौन सी है? स्तंभ कर्तन और एक है मूल कर्तन। नाम से पता चल रहा है स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है तना, तना, या इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? स्टेम, स्टेम कहा जाता है। यानी कि स्तंभ कर्तन यानी तने को काट कर रोपना क्या कहलाएगा? स्तंभ कर्तन। पढ़ लेते हैं एक बार इसे कि इस विधि में पौधे के स्टेम यानी कि तना जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर जमीन में रोप दिया जाता है। देखिए, तना जो स्तंभ कर्तन है उसमें क्या होगा कि जो पौधा है उसके तने को काट कर क्या किया जाएगा? जमीन में रोपा जाएगा और उससे क्या होगा? नया प्लांट उगेगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम, जैसे गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है, बोगनविलिया आदि इसके उदाहरण है। हम जैसे देखते हैं कि जो गुलाब है या गन्ना है उसको क्या किया जाता है? उसके तने को काटा जाता है और उससे जमीन में रोपा जाता है, जिससे एक नया पौधा उग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? स्तंभ कर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल कर्तन की। मूल का अर्थ है जड़। क्या है? जड़, जिसे क्या कहा जाता है? रूट भी कहा जाता है, रूट। अब यहाँ पर कर्तन, मूल कर्तन यानी जड़ को काट कर उगाना, यानी इसमें क्या होगा कि जड़ से नया पौधा उगाया जाएगा। ठीक है, तो इस विधि में मूल के टुकड़ों को ऊर्ध्व स्थिति में लगाया जाता है
ताकि शीर्ष पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो सके। यहाँ पर क्या होगी, जो जड़ें होगी उसको इस तरह से खड़ी अवस्था में यानी ऊर्ध्व स्थिति में लगाया जाएगा, तो उसकी जो शीर्ष अवस्था है, शीर्ष जो अवस्था होगी उससे क्या होगी, अपस्थानिक कलिकाएं निकलेगी और इन अपस्थानिक कलिकाओं से क्या होगा, एक नया प्लांट उगेगा। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा नींबू, अमरूद, सेब, चेरी आदि इस प्रकार के इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं जो है दाब लगाना। क्या है? दाब लगाना। क्या होगा इस विधि में? देखिए इस विधि में तने या मूल यानी जड़ को मुख्य पादप से बिना अलग किए उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है, जिससे नए प्ररोह जो है वो निकलते हैं। पहले हमने पढ़ी कर्तन विधि। कर्तन विधि में क्या हो रहा था कि कोई तना है या कोई जड़ है उसको काट कर और फिर उसे मिट्टी में रोप कर उससे नया प्लांट बना रहे हैं। इसमें क्या करेंगे कि पहले अपस्थानिक जड़ें उगाएंगे, पहले जड़ें उगाएंगे फिर काटेंगे। यानी कोई पौधा है तो उसकी शाखा है तो वो उसे काटेंगे नहीं, वहीं पर उसके शाखा से जो है वो जड़ें उगाएंगे, प्ररोह उगाएंगे और फिर उसे काट कर अलग किया जाएगा। तो सबसे पहली विधि है इसके अंदर टीला दाब। क्या है? टीला दाब। मीनिंग का इसका मीनिंग समझ लेते हैं। टीला जो है उसका मतलब होता है मिट्टी का ढेर या मिट्टी की कह सकते हैं, और दाब यानी उस पर दाब यानी मिट्टी का दाब लगाया जाएगा। देखते हैं कैसे होता है ये। देखिए माना कि कोई पौधा है, उसकी जो कोई शाखा है, कौन सी शाखा होनी चाहिए? कोमल होनी चाहिए जिसे हम आसानी से मोड़ सकते हो, और मिट्टी के पास यानी ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए वरना वो मिट्टी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कोई शाखा है जिसे हम मोड़ सकते हैं आसानी से, उससे मोड़ कर क्या किया जाएगा, मिट्टी के अंदर दबाया जाएगा। कौन सी शाखा को? जिसमें एक या एक से अधिक पर्व संध्या उपस्थित हो, उसे इस प्रकार से मिट्टी में दबा दिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, उस पर मिट्टी जो है मिट्टी के अंदर दबा दिया जाएगा। फिर उससे क्या होगा, उससे अपस्थानिक जड़ें जो है वो निकलेगी, अपस्थानिक जड़ें निकलेगी। फिर क्या किया जाएगा, उसे यहाँ से काट कर अलग करके अलग स्थान पर रोप दिया जाएगा, जिससे नया प्लांट बनेगा। अब अगर इसके उदाहरण की बात की जाए कि ये इस विधि को किन पादपों में उपयोग में लिया जाता है, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे चमेली और मोगरा। क्या हो जाएंगे? चमेली और मोगरा हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वायु दाब या गुट्टी दाब लगाना। क्या होता है इनमें? देखिए ये जो विधि है उन पादपों में उपयोगी है जिनकी जो शाखा है वो बहुत मोटी है और उन शाखाओं को हम नीचे यानी कि नीचे नहीं ला सकते, यानी कि उनकी जो शाखा है वो जमीन से बहुत ऊपर है, उनको हम मोड़ कर नीचे नहीं ला सकते। अगर हम ज्यादा उसे मोड़ेंगे तो वो टूट सकती है क्योंकि वो मोटी है और शाखा जो है वो जमीन से बहुत ऊपर है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो शाखा है उसको, उसकी जो सतह होगी, ऊपरी जो सतह होगी उसको थोड़ा सा काट दिया जाएगा तथा उस पर वृद्धि हार्मोन थोड़े छिड़क दिए जाएंगे। उसके बाद इसे किसी भी प्लास्टिक हो गया, कोई प्लास्टिक है, रुई है या मोस है, तो उसे उसको लपेट दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि जो उसके ऊपर वाली जो शाखा होती है उस पर इस प्रकार का मटका जो है वो लटकाया जाता है जिसमें जल भर दिया जाता है और फिर उससे एक नीचे की तरफ छेद किया जाता है, छिद्र, जिससे पानी नीचे आ सके। और इस छिद्र में क्या किया जाता है, एक सूतली लटकाई जाती है, जो रस्सी है या सूतली है उसे लटकाया जाता है ताकि वो पानी जो है वो इस तरह से सूतली के द्वारा नीचे आ सके। फिर इस सूतली को क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो शाखा जिसे हमने काटा है और उसके ऊपर प्लास्टिक या कोई भी रुई है उसे लपेटा है, तो उसके ऊपर इसे लपेट दिया जाता है ताकि यहाँ से जो पानी आएगा वो कहाँ जाएगा, इस शाखा के ऊपर जाएगा। फिर क्या होगा, इस शाखा से जो है अपस्थानिक जड़ें निकलेगी या नए प्ररोह उत्पन्न होंगे। फिर इसे यहाँ से थोड़ा सा दूर से काट कर नया पादप उगाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वायु दाब और टीला दाब। नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो है रोपण। क्या है? रोपण। जानते हैं पहले रोपण क्या होता है। तो देखिए इस विधि में दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को काट कर इस प्रकार से जोड़ते हैं कि वह संयुक्त होकर एक नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सके। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कोई दो पौधे हैं, अलग अलग पौधे हैं, उनको उनके हिस्सों को काटेंगे और उनको इस प्रकार से जोड़ेंगे कि वो एक दूसरे में फिट आ जाए। और उनका क्या होगा, उन दोनों को इस प्रकार से जोड़ेंगे कि उनकी जो एधा होगी वो आपस में संयुक्त हो जाए, आपस में संयुक्त हो जाए। फिर उनको क्या करेंगे, बांध देंगे। अब देखिए कि यहाँ पर दो शब्द आएंगे, एक आएगा कलम और एक आएगा स्कंद। पहले जान लेते हैं कि कलम क्या होगा और स्कंद क्या होगा। जिसका रोपण किया जाता है उसे कहा जाता है कलम। क्या कहा जाएगा? कलम। कोई भी जैसे कि मान लीजिए कि कोई हिस्सा है पौधे का,
उसमें जिसका रोपण यानी कि जिसका रोप रहे हैं, जिसको रोप रहे हैं उसके अंदर जिसका रोपण कर रहे हैं उसको तो कहा जाएगा कलम, और जिसमें रोप रहे हैं यानी इस रोपण जो कलम है उसको किसमें रोपा जा रहा है उसको कहेंगे स्कंद। क्या कहेंगे? स्कंद। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से हो जाएंगे? गुलाब, सेब, अमरूद, नींबू आदि, आम जो है आदि इस प्रकार के इसके उदाहरण हो जाएंगे। सबसे पहला जो आता है इसके अंदर वो आता है जीबी रोपण। क्या आता है? जीबी रोपण। इनमें क्या होगा कि जो कलम और स्कंद जो होंगे वो बराबर मोटाई के होंगे, 8 से 10 सेंटीमीटर मीटर के इनके अंदर मोटाई के होंगे। इसमें क्या किया जाएगा, जो कलम और जो स्कंद होगा उन दोनों को ही, जो कलम होगा उसका तो आकार होगा वी आकार में इसको काटा जाएगा, और जो स्कंद होगा उसको वेज आकार में काट कर दोनों को रोप दिया जाएगा तथा दोनों को बांध दिया जाएगा। इस प्रकार से धागे डोरी से या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो रस्सी है उससे इस प्रकार से बांध दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो है इन दोनों, जहां से ये दोनों मिलेंगे वहां से क्या होगी, अपस्थानिक कलिकाएं निकलेगी और नए पादप का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फच्चर रोपण। इसमें भी इस प्रकार से जो कलम होगा उसको वी आकार में काटेंगे तथा जो स्कंद होगा उसे भी वेज आकार में। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो कलम है और जो वेज है उसको इस तरह से तिरछा काटा जाता है। ये देखिए तिरछा काटा जाएगा, और इसको बिल्कुल वी आकार में ही काटा जाएगा, वी और वेज आकार में इसको काटा जाएगा, और दोनों को एक दूसरे में जोड़कर रस्सी द्वारा बांधकर इसका जो है नया पादप उगाया जाएगा, नया पादप बनाया जाएगा। नेक्स्ट है किरीट रोपण। किरीट रोपण में क्या होता है, जो स्कंद जो होता है, स्कंद जो होता है उसकी मोटाई जो होती है वो कलम से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और एक ही स्कंद में कितने ही प्रकार के बहुत ज्यादा जो है वो कलम इसके अंदर रोप कर नए प्लांट को उगाया जाता है। नेक्स्ट है कलिका रोपण। इसमें क्या किया जाएगा, दोनों को टी आकार में काटा जाएगा। कौन? कलम और स्कंद को दोनों को टी आकार में काट कर उन दोनों को जोड़ दिया जाता है तथा इससे जो है नए प्लांट को उगाया जाता है। तो ये बात हुई रोपण की। तो इस प्रकार से ये तीन विधियां होती है, कर्तन, दाब लगाना और रोपण विधि। चलिए अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो देखिए हमने लैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ी थी कि लैंगिक जनन में क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है तथा उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है जिसे हम कहते हैं निषेचन। तो ये जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है उनका निर्माण कहाँ होता है, तो देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है पुष्प के अंदर। तो हम पुष्प की एक बार संरचना पढ़ लेते हैं, ये कैसी होती है इसकी संरचना, और इसका जो जनन है इसके बारे में डिटेल से हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी संरचना की बात करते हैं कि देखिए सबसे पहला आता है पुष्पवृंत। पुष्पवृंत क्या होता है कि पुष्प जो है जिस वृंत के द्वारा या जिस संरचना के द्वारा किसी शाखा से जुड़ा होता है, किसी शाखा से जुड़ा होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, पुष्पवृंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पवृंत कहा जाता है। ये पुष्पवृंत आगे जाकर एक फुली हुई संरचना बनाता है जिसे कहा जाता है पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्प का आसन, जहां पर पुष्प क्या होगा, विराजमान होगा, यानी वहां पर वो लगा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाह्य दल की। बाह्य दल क्या होते हैं कि इस प्रकार की आप संरचना देख रहे हैं, ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये होता है बाह्य दल, जो दलों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर का जो दल होता है, दल पुंज बनाते हैं ये, इसे कहा जाता है बाह्य दल। ये बाह्य दल हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो होते हैं वो हमेशा हरे रंग के होते हैं। किसी भी पुष्प में बाह्य दल का रंग जो होगा वो हमेशा हरा रंग होगा। अब देखिए कि जो बाह्य दल होते हैं उनके अंदर की ओर जो होते हैं वो दल, इस प्रकार की ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये होते हैं दल। दल का रंग जो है वो अलग अलग पुष्प में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे दल को हम पंखुड़िया भी कहते हैं, हमारी नॉर्मल भाषा में पंखुड़िया कहा जाता है। जैसे कि हम गुलाब का फूल लें तो गुलाब के फूल के अंदर कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। सूरजमुखी का फूल है तो उसके अंदर कैसा होगा, पीले रंग का होगा। तो ये होते हैं दल। अब देखिए दल के अंदर इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार की संरचना, एक धागेनुमा संरचना। इस संरचना को कहा जाता है पुतंतु। क्या कहा जाता है? पुतंतु। और ये पुतंतु आगे जाकर एक द्विपाली संरचना का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार की ये द्विपाली संरचना है। इस संरचना को कहा जाता है पराग कोश। इन्हीं पराग कोश में किसका निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, पराग कण का निर्माण। और ये पराग कण क्या है, ये नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक है। पराग कोश और पुतंतु जो है उसे सम्मिलित रूप से कहा जाता है पुंकेसर। और ये क्या है, नर जननांग है। क्या है? पुंकेसर क्या है, नर जननांग। नर जननांग, जिसमें किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं,
परागकण कहते हैं। अब बात करते हैं इस प्रकार की, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, बिल्कुल अंडाकार संरचना जो दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है, इस संरचना को क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर की ओर जो संरचना है, इस तरह से फूली हुई जो संरचना है, जिसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो है नीचे की तरफ एक पतली सी संरचना बनाती है, नलिकाकार संरचना, जिसे कहा जाता है वर्तिका। क्या कहेंगे? वर्तिका। नेक्स्ट, वर्तिका जो है वो नीचे की तरफ एक अंडाकार संरचना बनाती है, इस प्रकार से ये फूली हुई संरचना बनाएगी, जिसे कहा जाएगा अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही क्या होता है? बीजांड, और बीजांड से क्या, किसका निर्माण होता है? बीज का, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बीजांड से तो किसका निर्माण होगा? बीज का। और जो ये अंडाशय है, इससे किसका निर्माण होगा? फल का निर्माण होता है। इन तीनों को, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? स्त्रीकेसर कहा जाता है। और स्त्रीकेसर क्या है? ये मादा जननांग है। पुष्प का क्या है? मादा जननांग है, जिसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। जो अंडाशय है, अंडाशय जिसके अंदर जो है अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु से फिर आगे जाकर बीज बनते हैं, तो अंडाणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। और ये अंडाणु क्या है? ये है मादा युग्मक। तो ये हमने बात की पुष्प की संरचना के बारे में। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं, एक होता है एक लिंगी पुष्प और एक होता है द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे? जिसमें केवल और केवल एक ही जननांग उपस्थित होगा, या तो वो नर जननांग या मादा जननांग, दोनों में से जब एक ही जननांग जो है पुष्प के अंदर उपस्थित होता है, तो उसे हम कहते हैं एक लिंगी पादप। और दूसरा आता है द्विलिंगी। तो द्विलिंगी में दोनों ही उपस्थित होंगे, कौन से? पुंकेसर और स्त्रीकेसर, यानी नर जननांग भी उपस्थित होगा और मादा जननांग भी उपस्थित होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विलिंगी पादप, द्विलिंगी जो है पुष्प कहेंगे। तो आज हमने इसकी संरचना के बारे में बात की। नेक्स्ट जो अध्याय है वो पूरा लैंगिक जनन पर ही आधारित है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।